हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपनी आगे की पीटी 365 को करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आप लोगों को मुझे बताना भी है कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है। मैंने नया नया इनिशिएटिव लिया है क्योंकि आखिरकार मज़ा आता है कुछ नया नया करने में। तो चलिए आज सबसे पहले शुरू करते हैं विधि निर्माताओं का निष्कासन। तो देखिए, जैसे लोकसभा ने आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर, तो एक तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक सदस्य को अवैध रूप से उपहार और परितोषण स्वीकार करने के आरोप में सदन को निष्कासित कर दिया। दूसरा, आपको इसमें प्रीलिम्स का जो फैक्ट है आपका, इसमें अध्यक्ष द्वारा नामांकित अधिकतम 15 होते हैं और वे 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर बने रहते हैं। यानी प्रीलिम्स में ऐसा आ सकता है कि नामांकित अधिकतम 20 होते हैं, 10 होते हैं। तो ये आपका यहाँ पर प्री का फैक्ट बन जाता है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। बाकी जो ये वाली चीज़ें हैं ये आपके पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, बट प्री का इनमें आने का कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी चलिए इनको पढ़ लेते हैं। निष्कासन का संवैधानिक अधिकार, संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन या संसद की अवमानना का दोषी पाए जाने वाले किसी भी सांसद को सदन से निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए, लोकसभा की पहली आचार समिति 2000 में और राज्यसभा की 1997 में गठित की गई थी। अब यहाँ पर परी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एग्जामिनर इसको चेंज कर सकता है। जैसे लोकसभा की पहली आचार समिति 1997 और राज्यसभा की 2000 में की जा सकती थी, ऐसा दिया जा सकता है। दूसरा, निष्कासन के लिए आचार समिति की आगे की भागीदारी हमेशा, ऐसे जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं ना, शायद, हमेशा, इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमेशा आवश्यक नहीं होती, इट मीन्स कि कभी कभी आवश्यक होती है। तो एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि निष्कासन के लिए आचार समिति की आगे की भागीदारी आवश्यक नहीं होती। तो आप यहाँ पर क्या सोचेंगे कि अरे हाँ, ये तो लिखा हुआ था कि आवश्यक नहीं होती, बट ये जो चीज़ है ना, हमेशा इस पर आपको ध्यान देना, इसको और ज़्यादा हाईलाइट कर लेना बार बार अपनी बुक में कि हमेशा, यानी हमेशा आवश्यक नहीं होती, बट कभी कभी आवश्यक होती है। तो एग्जाम हॉल में आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, संसद का पीठासीन अधिकारी और किसी भी सदस्य को सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति ही सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकते हैं, बाकी कोई भी सांसदों के निलंबन के लिए उन्हें ये आदेश नहीं दे सकता। तो चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं प्रीलिम्स के और कौन कौन से फैक्ट इनसे बन रहे हैं। इनको वैसे आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो सबके ना माइंड की अपनी अपनी अक्षमता होती है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि ज़रूरत है, मैं बनाती भी नहीं हूँ, बट आप लोगों को अगर लगे तो आप बना सकते हैं। मैं तो इसमें ही कर लेती हूँ ऐसे। तो ये देखिए, नियम 34(7), अध्यक्ष उस सदस्य को सदन के शेष काल तक सदन से निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। इसके बाद वह सदस्य तुरंत सदन से बाहर चला जाएगा। नियम नंबर 256 क्या कहता है? यह नियम सभापति को अपने प्राधिकार की उपेक्षा करने या सभा के नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों का नाम लेने की अनुमति देता है। ठीक है, अब यहाँ से भी प्री का फैक्ट बन सकता है आपका। लोकसभा के विपरीत राज्यसभा अपने सदस्यों को बिना प्रस्ताव पारित किए निलंबित नहीं कर सकती। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा कर सकती है, बट राज्यसभा अपने सदस्यों को बिना प्रस्ताव पारित किए निलंबित नहीं कर सकती। एग्जाम हॉल में ऑप्शन दे देगा एग्जामिनर, राज्यसभा अपने सदस्यों को बिना प्रस्ताव पारित किए भी निलंबित कर सकती है, और आप लोग यहाँ पर फंस जाओगे लोकसभा और राज्यसभा के कंफ्यूजन में। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। संविधान के अनुच्छेद 122 के प्रावधानों के अनुसार कथित अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी कार्यवाही की वैधता की जाँच नहीं की जा सकती। ठीक है, या ये भी आपको याद रखना है कि नहीं की जा सकती, यहाँ पर भी फंस सकते हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं। ये सब जो बचा है ना, ये इतना ज़्यादा प्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, ना ही आपका और ना ही अपना। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इस अधिनियम की धारा 8(3)(a) के अनुसार विधायिका के किसी भी सदस्य को यदि 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजाएं सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से
अयोग्य माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति की सजा पूरी किए जाने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव वो व्यक्ति नहीं लड़ सकता है। यहाँ पर भी एग्जामिनर आपके साथ खेल करता है। एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पर आपको 5 वर्ष दे देगा कि 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता है। इन चीज़ों को मल्टीपल हाईलाइट में करती हूँ और ये सेम जो नोट्स है ना मेरे PDF ये वाले, ये ग्रुप के बच्चों को मिल जाएंगे। और अगर सब्सक्राइबर्स जो है यूट्यूब पे उन बच्चों को भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके या कमेंट बॉक्स में बता के मुझसे ले सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। 10वीं अनुसूची, यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। संविधान का अनुच्छेद, ये चीजें पढ़ने के लिए है, देखो इसको छोड़ना भी मत। संविधान का अनुच्छेद 102, 101, 102(1) और 191(1) कुछ शर्तों के तहत सदस्यों को अयोग्यता का प्रावधान करता है। और वो शर्तें क्या क्या है, यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी और लाभ पद पर हो, यानी अगर आप IAS ऑफिसर है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इस तरह हो सकता है, ठीक है। यदि वह मानसिक रूप से विकृत है, यदि वह अनुमोचित दिवालिया है, यानी उसके पास कुछ है ही नहीं, दिवालिया है, यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये दल बदल विरोधी कानून, वैसे देखा जाए तो ये हम पॉलिटी में बहुत बार पढ़ चुके होते हैं, बट थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ पर देखो, सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत दल की पूर्व अनुमति के बिना मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है तो इस कृत्य को दल द्वारा 15 दिनों के भीतर माफ नहीं किया जाएगा। स्ट्रिक्टली यहाँ पर फिर से आपका मल्टीपल हाईलाइट, यानी 15 दिनों के भीतर माफ नहीं किया जाएगा, ठीक है, 15 दिन। और देखो, कोई मनोनीत सदस्य यदि सीट ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून का नियम नंबर 2 क्या कहता है, दल के सदस्यों को दल के विहिप और नीतियों का पालन करने के दायरे में रखता है। भारत में विहिप की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में विरासत में मिली है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से मिली है। आगे क्वेश्चन, आगे चलते हैं। एक हालिया विश्लेषण से पता चला है कि 2019 के बाद से राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेशों की संख्या में गिरावट आई है। जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते थे 2019 के बाद वो कम आई है और 2020 में कोई अध्यादेश जारी नहीं ही किया गया। ऐसा पिछले 59 सालों में, मुझे 59 बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसलिए 59 सालों में ऐसा पहली बार हुई है। तो चलिए आगे चलते हैं। जब केंद्र या राज्य सरकारें विधायिका की स्वीकृति के बिना कोई कानून बनाती है तो उसे अध्यादेश कहा जाता है। इस चीज को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। RC कपूर बनाम भारत संघवाद 1970 और DC वाधवा बनाम बिहार राज्यवाद, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं खुद से ही, इसमें मैं आप लोगों को कुछ नहीं समझाऊंगी क्योंकि इतना तो पता ही होना चाहिए। UPSC एस्पिरेंट हो, आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो। तो चलिए आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 में अध्यादेश संबंधी उपबंध किए गए हैं और ये उपबंध भी आपने न्यूज में पढ़े होंगे तो आपको पता चलना चाहिए। यहाँ पर प्री का फिर से एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आ चुका है। अध्यादेश सदन के अगले सत्र के शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह तक ही वैध रहता है। यहाँ पर भी एग्जामिनर करता है 5 सप्ताह, 4 सप्ताह, 7 सप्ताह दे देगा और आप फंस जाओगे, इसलिए इन चीज़ों का आपको स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है। तो चले आगे चलते हैं। यदि राज्यपाल समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना अवश्य समझे तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। संसद का सचिवालय, ये तो खुद ही हाईलाइट हो गया यार। भारतीय संसद के ये ना मैं मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। भारतीय संसद के गठन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस दौरान ये सब, ये तो ओनली नॉर्मल पढ़ने का ही है, इसमें प्री का कोई इतना ज़्यादा फैक्ट नहीं है। अनुच्छेद 98 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन का अलग सचिवालय स्टाफ होगा। यहाँ पर भी एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन, और ये जो वाली करंट अफेयर में पढ़ा रही हूँ ना, ये हरियाणा PCS, UP PCS और UPSC तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग लग सकता है बाकी टीचर से, बट आप एक बड़ी बहन मानकर पढ़ लीजिए क्योंकि आपको जितना आपके फैमिली मेंबर अपनी लैंग्वेज में समझा पाते हैं ना, उतना टीचर की लैंग्वेज तो देखो को किताबी ज्ञान मेरे पास नहीं है,
और नहीं मैं इतनी मैच्योर हूँ अभी। मेरा जो है मेरी जो अभी है प्रवृत्ति वो लर्निंग की ही है। तो बड़े बड़े जो टीचर्स हैं उनसे मैं अपनी कंपेयर नहीं करूँगी, वो एक अलग लेवल के मैच्योर और एक्सपीरियंस वाले इंसान है। बट जैसा भी है मैंने ट्राई किया है आप लोगों को समझाने का। तो चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 187 इस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडलों के सचिवालय के लिए 98 के समान ही प्रावधान किए गए हैं। तो हालांकि लोकसभा के सचिवालय को संसदीय सचिवालय ही कहा जा रहा है। इसके विपरीत राज्यसभा के लिए राज्य परिषद सचिवालय नामक एक नए सचिवालय का निर्माण किया गया है। और मैंने इसको थोड़ा थोड़ा लेके इसलिए भी चलती हूँ क्योंकि मुझे बाकी सब्जेक्ट भी कवर करने होते हैं अपने पूरे दिन में, अपने टारगेट में। तो आप लोग ये मत समझना दीदी इतना कम कम पढ़ाती है। एक्चुअली में क्या है, मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ जो मैं पढ़ रही हूँ। तो दिन में मेरे को 10 या 20 पेज ही पढ़ने होते हैं, वही मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊंगी। अलग से पढ़ाने का मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो वरीयता सूची में कैबिनेट सचिव को 11वें स्थान पर रखा गया है, जबकि लोकसभा राज्यसभा के महासचिवों को 23 पे रखा गया है। तो यहाँ बट मैं आपका सब कंप्लीट करा दूंगी, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। वर्ष 2023 में भारतीय संविधान के 73वें व 74वें संविधान संशोधन संपूर्ण हुए। ये आप सभी को पता ही होगा, हमारे ग्राम सभा और पंचायत सभा से रिलेटेड होते हैं। तो उसके बाद ये सब पढ़ा हुआ ही होता है हमारा, इसमें जो होता है ना हमारा पॉलिटी, तो ये इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और उसके बाद हम लोग प्री का कोई और फैक्ट ढूंढते हैं। पंचायतों को कर शुल्क आवंटित करने का अधिकार करता है। उसके बाद आगे चलते, ये जो सारा है ना ये ओनली रीडिंग का ही है और ये हमारा पॉलिटिक के बुक में भी मिल जाता है, इसलिए इस पे ज़्यादा, क्योंकि मैंने एक बार खुद से पहले पूरा पढ़ लिया था ये कि क्या क्या आपको कराना है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शहरी स्थानीय सरकारों को औपचारिक रूप से सरकार के तीसरे स्तर के लिए मान्यता दी गई है। तो यूएलबीज के अक्षमता निर्माण हेतु जो कार्य किए गए हैं मुआ द्वारा, ये सब आप पढ़ सकते हो। इस मिशन को संचालित करने के लिए किसे सौंपा गया है, ये प्री का एक फैक्ट हो सकता है। यहाँ पर कुछ भी दे देगा, वर्ल्ड बैंक दे देगा, तो ऐसी चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। झारखंड सरकार ने पेशा अधिनियम से जुड़े हुए, ये भी नॉर्मल सी चीज़ है और ये मोस्टली स्टेट के एग्जाम में आता है, ये यूपीएससी में आएगा भी मुश्किल, ये झारखंड पीसीएस में आ जाएगा, तो इसलिए ये हमारे इतना काम का नहीं है। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं अपने टाइम को सेव करते हुए, क्योंकि फालतू की चीज़ें ना पढ़ते हुए हम केवल वहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो केरल, तमिलनाडु और पंजाब ने लंबित विधेयकों को अपने अपने राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यानी केरल, तमिलनाडु और पंजाब की जो सरकार है वो राज्यपाल से बिल्कुल नाखुश है और उसी को देखते हुए राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। विधेयकों के संबंध में विकल्प, संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल से सहमति लेना अनिवार्य है। अगर आप अपनी स्टडी को मजा लेके पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि दुनिया का सारा मजा यही है, ठीक है। तो इसलिए सेंटर में रह के आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। ये कुछ नहीं होता है, स्ट्रेस वगैरह, डिमोटिवेशन, ये सब बकवास बातें होती है। होता क्या है, आप इंजॉय करके नहीं पढ़ते हो, आप बोरिंग टाइम से पढ़ते हो। अब आप मेरे साथ पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कैसे देखा जाता है इनको। ये राज्यपाल क्या हमारा मामा होता है क्या? तो आप ऐसे इन चीज़ों को लोगे ना बिल्कुल नॉर्मली अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरह, तो आपको मज़ा, आपको दिखाई देगा कि आपकी पूरी फैमिली आपकी बुक के अंदर ही है, ठीक है। तो आप इनको मज़ा लीजिए, ये क्या करते हैं, मतलब सरकार क्या करती है। तो पॉलिटी तो बिल्कुल इंटरेस्ट लेने के लिए है, हिस्ट्री हमें सीखने को मिलती है हमारे देश में कैसे क्या था। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना, आर्टिकल 201, राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे सकता है या इसमें रोक सकता है। यानी कोई स्ट्रिक्ट नहीं होता कि राष्ट्रपति को सहमति देना ही है, वो चाहे तो रोक भी सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को अपने संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल के वापस लौटाने का भी आदेश दे देता है। प्रधानमंत्री ने भारत में सहकारी संघवाद के महत्व को रेखांकित किया। सहकारी संघवाद, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आपका ये क्वेश्चन है आज का, आपको बताना है सहकारी संघवाद की भावना हमारे देश में कहाँ से आई है, हमारे संविधान में। आप लोगों का आज का एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं सबसे फास्ट और सबसे पहला जो आंसर होगा उसको मैं पिन करूंगी। तो सहकारी, वैसे इसमें नहीं आ जाना चाहिए, अगर इसमें आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा, ये भी आप लोग याद रख सकते। तो देखा कितना फिल्टर होके निकलती है मैगजीन भी, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं ना वो ऑलरेडी, देखो मेरे को तो देख के ये लग रहा है कि मैंने सब पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों ने भी अगर अच्छे से तैयारी करी है ना तो पढ़ा हुआ होता है।
14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। ओ माय गॉड, सीधा 10% का उछाल आया है। तो आप लोगों को इसको ध्यान रख लेना है, 32% से 42 पे चला गया सीधा। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का भी पुनर्गठन किया गया है। राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर मुख्यमंत्री के उपसमूह का गठन करना है। अभी ये भी उठाए जाएंगे नीति आयोग द्वारा कदम, तो आपको ध्यान रखना है। भूमि पट्टों पर देने और कृषि विपणन सुविधाओं के लिए आदर्श कानून बनाना। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। और ये क्या आ गया यहाँ पर, असम और अरुणाचल प्रदेश ने दशकों से चले आ रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट की जो रिवर लगती है ना, उन पे इनके जूत बजे रहते हैं। जैसे गांव में नहीं होता, गली होती है और गली में पानी आता है तो दो घरों का आपस में झगड़ा होता ही रहता है, पड़ोसी उसमें मजा लेते रहते हैं। तो वही विवाद इनका चलता रहता है, इतना पानी मेरा है, इतना पानी तेरा है। ठीक है, चलो छोड़ो इसको। आप अपने अड़ोस पड़ोस से रिलेट कर सकते हो कि असम और अरुणाचल प्रदेश दो पड़ोसी हैं जिनका पानी के ऊपर धंधा चलता ही रहता है। अब चलिए, न्यायिक निवारण क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट अपनी आरंभिक अधिकारिता के तहत राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करता है। संविधान के अनुच्छेद 131 में यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित विवादों से आरंभिक अधिकारिता प्राप्त होगी। पहली क्या है, भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। दूसरी क्या है, एक और भारत सरकार और किसी राज्य से अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद। दो या दो से अधिक, यानी कई बार कई लोग भी हो जाते हैं। जैसे दो पड़ोसियों का झगड़ा हो रहा है, बीच में तीसरे को भी घुसना है, मुझे भी घुसना है, मेरे को भी मजा आ रहा है झगड़े में। तो राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनकी जांच करती है ये वाली टीम। ये छोड़ो, इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ये नीचे भी यही आया है, देखो अब यहाँ पे भी हो रहा है यही विवाद, पता नहीं पानी का। और लोग ना बहाते रहते हैं, मैंने देखा है गांव वगैरह में भी, शहरों में भी पानी बहाते रहते हैं लोग। ये नहीं समझते कि कोई लोग कितना परेशान हो रहा है। आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर आपके आसपास भी ऐसे खुरापाती लोग हैं जो फालतू में पानी को बहाते रहते हैं, तो ये आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे, SYL हरियाणा और पंजाब के बीच रावी और व्यास नदियों के जल को साझा लेकर, हाँ सबको घुसना है। तो हमारा हरियाणा पीछे कैसे रहेगा, हम हरियाणा वाले पीछे कैसे रह सकते हैं जब असम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड सब में झगड़े हुए हैं। हरियाणा तो सबसे आगे रहेगा ना हर चीज़ में। 2024 में तेलंगाना के एक अलग राज्य के गठन के बाद इतने अलग पक्षकार शामिल करने के लिए कह रहा है। हालांकि महाराष्ट्र और कर्नाटक का तर्क था कि तेलंगाना का निर्माण आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हुआ, इसलिए जल का आवंटन आंध्र प्रदेश के हिस्से में होना चाहिए। अधिकरण ने दोनों राज्य के तर्क को स्वीकार कर लिया, यानी इन दोनों ने भी मजा ले लिया। जैसे एक पड़ोसी होता है ना, कि महाराष्ट्र और कर्नाटक दो पड़ोसी है, दोनों में झगड़ा हो रहा है कि आंध्र प्रदेश पे थोप दो इस चीज को, और बीच में जो तीसरा होता है ना जिसको बता रहे होते हैं, वो उधर जाके उधर की लगा रहा होता है कि हाँ उनकी गलती है, और इधर आके इधर की लगा रहा होता है। तो चलिए अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे न्यायपालिका से, इसको यहीं पर रोकते हैं। इसी के साथ आप सभी को बाय, थैंक यू।